न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने महा रिकॉर्ड बनाया है। महज 10 दिन की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि 31 लाख से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यात्रियों का जोश देखकर हर कोई उत्साहित है, मगर क्या सच में इस आंकड़े को देखकर खुश होने की जरूरत है, या फिर यही आंकड़े हमारे लिए एक चिंता का विषय भी है? चिंता उन पहाड़ों की है जिनसे गंगा यमुना निकलती है। चिंता उन चोटियों की है जो हमें ताकत और ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। और यही वजह है कि अब तो पर्यावरण प्रेमियों को भी लगता है कि पहाड़ों को ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा लोकल वार्मिंग से खतरा है, क्योंकि तेजी से भीड़ पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है। 4 धाम के नाम पर गाड़ियों का शोर है, उनसे निकलता धुआं वादियों में घुल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे हम अपने धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अपने पहाड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। आखिर क्यों लोगों को पहाड़ की पीड़ा नहीं नजर आती? हम अब कब पर्यटन और तीर्थाटन के मतलब को समझेंगे? ये वो सवाल है जिनके जवाब अपने इस खास शो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। 4 धाम के ये 4 तीर्थ केवल श्रद्धा की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी के 4 स्तंभ भी हैं। हर साल ये यात्रा हजारों परिवारों का सहारा बनती है। बाहर से आए लोग उत्तराखंड की आर्थिक तरक्की के भागीदार बनते हैं। यही वजह है कि इस साल महज 14 दिनों में यहाँ पहुँचे 9 लाख श्रद्धालुओं की संख्या से उत्तराखंड सरकार खुश है। यहाँ आने वालों की कतार अभी लाखों में है। 30 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार 4 धाम आने वालों का आंकड़ा 80 लाख के पार जा सकता है। आस्था के धाम कुछ इस तरह श्रद्धालुओं से आबाद हैं, लेकिन 4 धाम में उमड़ी भक्तों की अथाह आबादी उन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही, जिन्हें तीर्थ और पर्यटन का फर्क पता है। और ये भीड़ उन्हें भी अखर रही है जिन्हें पहाड़ों की चिंता है। दरअसल आस्था से अलग पर्यावरण भी वो पहलू है जिसके नजरिए से इस बार की 4 धाम यात्रा को देखा जा रहा है। जानकार मान रहे हैं कि संसाधनों के मुकाबले इस बार 4 धाम में भीड़ ज्यादा है और नाजुक पहाड़ों के लिए इतनी भीड़ ठीक नहीं है। 4 धाम की यात्रा को लेकर के उत्तराखंड बहुत उत्साहित तो हो है ही, और लगातार पिछले कुछ समय से इजाफा जिस तरह से हो रहा है, ये एक तरह का उत्तराखंड जैसे संवेदनशील जगह में लोड भी है। और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि जहां एक तरफ हमारी आर्थिकी का, उत्तराखंड की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहीं देश भर में श्रद्धालुओं का जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के प्रति जो झुकाव है, उसका भी सम्मान करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे गंभीरता से समझना चाहिए कि हमें पर्यटन और प्रकृति के एक सामंजस्य की तरफ चलना होगा। उत्तराखंड के पहाड़ों की चिंता करने वाले ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस तरह से यात्रा मार्गों पर लोगों का सैलाब दिख रहा है, वो कहीं किसी अनहोनी का सबब न बन जाए। हालांकि प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। सरकार अपनी ओर से भीड़ को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन भक्ति का रेला इतना ज्यादा है कि उसे लगातार संभालना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार से 4 धामों का विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं, अन्य सेवाएं वहां पर बनी हैं, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बना है, रोप वे का भी शिलान्यास हो गया है, हेमकुंड साहब जाने के लिए भी रोप वे का शिलान्यास हो गया है, हवाई सेवाएं चली हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है, देश के अंदर से श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि सबकी सुरक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है, और जो धाम है उन धामों की एक धारण क्षमता यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी भी है, उससे ज्यादा जब लोग हो जाते हैं तो थोड़ा ये समस्या आती है, व्यवस्था पर सवाल उठता है। लेकिन अभी ऑनलाइन बुकिंग बंद कर देते हैं कुछ दिन इस तरीके से उसको। अभी चूंकि मैंने सभी लोगों से, हमारी सरकार ने भी, हम लोगों ने भी ये कहा है कि चूंकि हमारे यहाँ पर जो लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है,
अभी हम उन्हीं को यात्रा के लिए कह रहे हैं। और जिन लोगों के अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार की चार धाम यात्रा आस्था के हर रिकॉर्ड को पार करने जा रही है। यात्रा को महज 14 दिन ही बीता है, लेकिन इन 14 दिनों में 31 लाख से ज्यादा लोग चार धाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि करीब 9 लाख से ज्यादा ऐसे श्रद्धालु हैं जो चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। केवल केदारनाथ धाम में इस साल पहले 10 दिनों में ही पिछले 2 साल के मुकाबले 156% ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में यही आंकड़ा 27% से ज्यादा है। गंगोत्री धाम में महज 10 दिनों में पिछले 2 साल के मुकाबले करीब 90% भक्त दर्शन को आ चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में ये आंकड़ा 2 साल के मुकाबले 127% से ज्यादा है। चार धाम के लिए लोगों के इस उत्साह से उत्तराखंड सरकार तो खुश है, लेकिन इस भीड़ का एक ऐसा पहलू भी है जो लोगों को डरा रहा है। मसलन, क्या केदारनाथ जैसे महातीर्थ में इतनी भीड़ का होना ठीक है? सवाल ये भी है कि जो भीड़ यहाँ पहुँच रही है, उनके फेंके कूड़े करकट के निपटारे के प्रबंध समुचित हैं? सवाल ये भी कि चार धाम यात्रा के अर्थतंत्र के लिए राज्य के नाजुक पहाड़ों की हम कहीं अनदेखी तो नहीं कर रहे? 2-3 बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो पहली बात तो यही है कि पर्यटन और प्रकृति को जोड़ के देखने के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे बड़ा संकट आता है तो वो गाड़ियों से शुरू होता है। इतनी संख्या में गाड़ियां होती हैं, रास्ते भर में जैम लगते हैं, और ये जैम को आप मात्र जैम भी ना माने, क्योंकि अगर गाड़ी खड़ी है और उसका इंजन चल रहा है तो 1 लीटर पेट्रोल फूके या डीजल फूके 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वो हिमालय जैसी संवेदनशील जगह में कर देगा। दूसरी बड़ी, इतना बड़ा रिस्क भी है, कहीं लैंडस्लाइड लैंडस्लिप आएगी तो फिर दूसरी बड़ी घटना में उत्तराखंड कहीं दोषी समझा जाता है। वैसे पहाड़ों पर बढ़ते बोझ का पहाड़ केवल उत्तराखंड के सर पर नहीं है। गर्मी की वजह से हिमाचल के पहाड़ भी भीड़ से बेहाल हैं। मैदानों की सारी आबादी मानो ठंड की तलाश में पहाड़ों पर उमड़ आई। भीड़ की वजह से ठंडे रहने वाले पहाड़ अब गर्म हो रहे हैं। पहाड़ों को पानी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जाम की समस्या से पहाड़ों की सड़कों का सब्र जवाब दे रहा है। फिलहाल तो हमारे पहाड़ अपने धैर्य का सबसे मुश्किल इम्तिहान दे रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ हैं, आलोक लाल जी फॉर्मर डीजीपी उत्तराखंड हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सुभाष शर्मा जी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, फॉर्मर IAS हैं, और साथ ही साथ अतुल सत्ती जी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि पहाड़ों के लिए काम भी करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत मेरे से होगी। अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। अंकित, व्यवस्थाएं कितनी बदली हैं? आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या जिस तरीके से पहले दिन अगर हम कहें कि यात्रा की शुरुआत हुई और आज तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन आंकड़ा भी उस हिसाब से ज्यादा बढ़ रहा है। 31 लाख के करीब लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। क्या लग रहा है कि व्यवस्थाएं कम पड़ जाएंगी? क्योंकि जो हालात है वहां के, वो यकीनन ये भी कहते हैं कि पहाड़ों को लेकर शायद चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल नवजोत, जैसा कि हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया जा रहा था कि पहाड़ों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती इस बात से है कि जितनी आबादी उत्तराखंड की है और जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चारधाम दर्शन करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उतनी ही आबादी हो जाएगी जितनी आबादी उत्तराखंड की है इस समय। और जिस तरह से उत्तराखंड की जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करने के लिए सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। अगले 6 महीने में जिस तरह से इतने ही लोग अगर उत्तराखंड आते हैं तो कितना बड़ा चैलेंज होगा। अव्यवस्थाएं कई जगह देखी जा सकती हैं, चाहे वो ऋषिकेश हरिद्वार के काउंटर्स हों, जो रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स बंद कर दिए गए हैं। गरीब लोग जो हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वापस जाने के लिए, जो यहाँ किसी तरीके से पहुंच गए लेकिन लौट नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और सरकार की आस देख रहे हैं। आज हमने सवाल भी पूछा था गढ़वाल कमिश्नर से इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम प्रशासन को कहेंगे जो ऐसे लोग हैं जिनको मदद की दरकार है उनके पास हम पहुंचेंगे और मदद करेंगे। इसके साथ ही लगातार जो है
भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने जो आगे के रजिस्ट्रेशन करा रखे थे वो पहले ही पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोड जो है सरकार पर काफी पड़ रहा है। और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो क्योंकि हमारे गुजारिश पास सरकार की पुलिस तरफ से की रिसोर्सेज की गई भी थी कमी कि है। वीकेंड पर, बिल्कुल, जो गुजारिश सरकार की तरफ से की गई थी कि वीकेंड पर लोग ज्यादा ना आए, वीकडेज में अपनी यात्रा को प्लान करें। एक तो उस पर जवाब चाहेंगे कि क्या उसका आंकड़ा अभी तक बता रहा है, और दूसरी बात यह कि कल हेमकुंड साहब के भी कपाट खुल जाएंगे। अब देखिए 4 तीर्थ स्थल और उसके साथ ही साथ हेमकुंड साहब के कपाट खुलने वाले कल। बिल्कुल, देखिए सरकार ने आह्वान किया था कि वीकेंड पे कम आए, लेकिन हम आजाद देश में रहते हैं और घूमने के लिए उत्तराखंड कई लोगों का जो है पसंदीदा जो है राज्य है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में हर वीकेंड पे आते हैं और चाहे वो आस्था हो या लोगों का मन हो, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर चारधाम के आंकड़े अगर हम देखें तो 9,60,000 से ज्यादा लोग अभी तक यहाँ आ चुके हैं और 1 महीना भी नहीं हुआ है। और जिस तरीके से यात्रा की जो प्रगति बढ़ रही है और आंकड़े बता रहे हैं, अभी गृह मंत्रालय और मुख्य सचिव की बैठक भी हुई जिसमें डीजीपी अभिनव कुमार और पर्यटन सचिव भी मौजूद थे। उसमें जो ब्रीफिंग में आंकड़े सामने आए वो भी चौंकाने वाले हैं। 127% यमुनोत्री में गए हैं यात्री और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए 156% यात्री पहुंचे हैं। तो ये आंकड़ा जो है काफी बड़ा है और आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। व्यवस्थाएं कर रखी थी उस बिल्कुल। अंकित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी अंकित देहरादून से पूरी डिटेल्स हमें बता रहे थे। अतुल सत्ती जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, क्योंकि पहाड़ों की चिंता हर किसी को होती है, लेकिन क्या वाकई लोग इसको समझते हैं? मेरे सहयोगी अंकित ने जो आंकड़े बताए हैं वो इस बात की सीधे तौर पर गवाही दे रहे हैं कि पहली बात यमुनोत्री, दूसरी बात केदारनाथ, जहां पर ट्रैक बहुत ज्यादा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर ज्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं। क्या समझ में आता है, क्या ये भक्त हैं या टूरिस्ट हैं? अतुल सत्ती जी। अतुल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन सवाल नहीं पहुंचा। मेरा सवाल सर ये है कि जितनी बड़ी संख्या में इस वक्त चारधाम में पहुंच रहे हैं लोग, क्या भक्तों की संख्या ज्यादा है या टूरिस्ट की संख्या ज्यादा है? नहीं, ये तो स्वाभाविक है, उसको देखने से ही लगता है कि जो जिस आयु वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं तो वो बहुत जवान लोग हैं, बहुत युवा वर्ग है, और ये निसंदेह निश्चित तौर पर जो है टूरिस्ट है और तीर्थ यात्री देखी है, और ये टूरिज्म के पर्पज से ही ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल। और ये अपने आप में इस क्षेत्र के लिए तो दिक्कत है ही, लेकिन ये तीर्थयात्रा के लिए भी ठीक नहीं है। और यहाँ के जो पर्यटन के जो सेंटर्स हैं, पर्यटन के जो केंद्र हैं, उनके लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए जो पर्यटन क्षेत्र यहाँ है जहाँ इनको जाना चाहिए था, वो जगहें उपेक्षित हो रही हैं, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये तीर्थ क्षेत्रों में पहुंच जा रहे हैं जहां तीर्थ यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, भक्तों को भी परेशानी हो रही है। चंद्रांशु जी, सुनते जाइएगा सबका जवाब, क्योंकि भक्ति, आस्था और साथ ही साथ पहाड़ों को बचाना, इसका जवाब आप ही को देना होगा आगे। सुभाष जी, ये बताइए कि क्या पहाड़ भक्तों की इतनी संख्या झेल सकता है? हमने देखा इससे पहले उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, उसके बाद कोशिशें की गई, सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन क्या सरकार की व्यवस्था आने वाले समय में काफी हो पाएगी या बार बार चेंजेस करने होंगे? वास्तव में पूरा उत्तराखंड सबसे कम उम्र का हिमालय क्षेत्र है। ये पहाड़ यंगेस्ट है, इसलिए बहुत फ्रेजाइल है, और कहते हैं कि नीचे मलबे पर बना है, तो यहाँ पर दरारें पड़ चुकी हैं सड़कों पर, भवनों पर, मंदिरों के पास। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति रही है और बहुत हम लोगों को पिछले वर्षों में परेशानी का सामना करना पड़ा, और बहुत लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा, वहां से हटाना पड़ा। तो जो वहां के स्थानीय लोग कई 100 वर्षों से, दशकों से रहते थे, उनको भी वहां छोड़ के जाना पड़ा, दुकानदार थे उनको जाना पड़ा। इसलिए जो इतनी बड़ी तादाद में भक्त और टूरिस्ट आ रहे हैं, उन पर तो कहीं न कहीं हम लोगों को रोक लगानी होगी। और खास करके जो उत्तराखंड में और भी ठंडे इलाके हैं,
जो टूरिस्ट के लिए हैं वहां पर विकास करके वहां उनको डाइवर्ट करना चाहिए। मुंशियारी वगैरह इतना अच्छा क्षेत्र है लेकिन डेवलप नहीं है, और उसका रास्ता अगर बन जाए ठीक से तो वहां टूरिस्ट जा सकते हैं। और जो तीर्थ स्थल हैं हमारे, वो हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए रहेंगे, जो कि अधिक उम्र वाले जाते हैं मोक्ष के लिए, मोक्ष के दृष्टिकोण से जाते हैं। यानी कि आस्था का जो जगह है आस्था की, उसको सिर्फ आस्था के लिए रखे, उसको एक एडवेंचर टूरिज्म न बना जाए। हमारे साथ आलोक जी भी मौजूद हैं। आलोक जी देखिए, हम अभी तक जब भी चारधाम यात्रा की बात करते हैं, दो नजरिए से हम देखते हैं। एक तो आस्था सबसे पहला, सबसे ऊपर। दूसरा ये भी है कि ठीक है, आर्थिक नजरिए से जब हम इसको देखते हैं कि ये 6 ही महीने होते हैं जब वहां के लोगों को इन 6 महीनों का इंतजार होता है, अच्छा खासा लोग कमा लेते हैं। लेकिन एक तीसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये जो संख्या, ये जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वो पहलू है पहाड़ की चिंता। ये कौन करेगा? आलोक जी। क्या आपने मुझसे पूछा है क्या? जी जी आलोक जी, आप ही से। जी, ऐसा है कि आप लगातार ये कह भी रही हैं और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारी जो कैपेसिटीज हैं, जो हमारी सीमाएं हैं किसी भी कार्यवाही को करने के लिए, उससे आगे निकल चुका है हमारा जो इस समय की जो समस्या है, जो चुनौती है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो जनशक्ति के मामले में और ना ही दूसरी व्यवस्थाओं के मामले में हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि हम इस समस्या से डील कर सके पूरी तरह से। मेनली अब आप अंदाजा लगाइए कि जब कहीं एक ट्रैफिक जैम होता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तक गाड़ियां एक जगह रुकी रहती हैं, वहाँ कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। लोग कूड़ा फेंकते हैं साइड में और प्लास्टिक की बोतल्स इकट्ठी हो जाती हैं। हर तरह का जो टूरिज्म का बिहेवियर है, टूरिस्ट का जो बिहेवियर है, वो जिम्मेदारी से भरा हुआ नहीं होता है। बिल्कुल। उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहता कि हम अपने देश के एक बड़े सेंसिटिव हिस्से में आए हैं। ये बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका है और यहाँ ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे यहाँ पर संतुलन बिगड़े। हम विदेश में जब जाते हैं वहां तो सब कुछ ठीक करते हैं, पता नहीं अपने ही देश के साथ हमारा ऐसा क्यों व्यवहार होता है कि यहाँ आने के बाद हम लोग वो हरकतें करते हैं जो हम विदेश में नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी सबसे बड़ी इस समय हमारे उन टूरिस्ट की है। अधिक संख्या में आए, ये एक शायद अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो अपनी सीमा से जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं उससे भी बाहर निकल चुकी हैं। तो इसका कोई ना कोई हल आगे आने वाले वर्षों के लिए भी ढूंढना पड़ेगा, और अभी जो समय बचा हुआ है इस साल का, उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसके लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है। 31 लाख लोग रजिस्टर करवा चुके हैं, 10 लाख के करीब लोग हैं जो यात्रा कर चुके हैं। और हालात क्या हैं, बार बार प्रशासन को व्यवस्थाओं में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। चंद्रांशु जी महाराज, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज के यूथ में प्रभु भगवान को लेकर आस्था बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसकी एक वानगी हम देखते हैं, काशी में देखते हैं, हम अयोध्या में देखते हैं। राम मंदिर बनने के बाद लोगों में आस्था बढ़ी है, लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दोनों ही टूरिस्ट प्लेस या फिर दोनों ही आस्था वाले जो केंद्र हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया गया है। अब अगर हम चारधाम की बात करें, धामी सरकार ने तमाम इंतजाम किए, 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं तब जबकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, पहली बात तो टूरिस्ट हैं। दूसरी बड़ी बात सर ये भी है कि अगर पहाड़ बचेंगे तो हम तीर्थ पर जाएंगे ना। अब पहाड़ों को देखिए, तीनों पैनलिस्ट ने यही बात बताई है कि पहाड़ इतनी बड़ी संख्या को झेल नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हालात क्या होंगे आने वाला समय बताएगा। चंद्रांशु जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा था जैसा आपने कहा था, मैंने सभी लोगों को सुना ही है। तो सबसे पहले चार धाम की यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम है। और शंकराचार्य भगवान ने प्रारंभ में जिन 4 धामों की स्थापना किया था उसमें बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, रामेश्वरम और द्वारिकापुरी है। 2 धामों में अगर देखेंगे तो पहाड़ पर, हिमालय पर स्थित केदारनाथ भगवान का केदारनाथ धाम है जहाँ भगवान भोलेनाथ मान्यता के अनुसार निवास करते हैं। और दूसरा बद्रीनाथ धाम है जहाँ आज की मान्यता के अनुसार, सनातन हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कहें
तो नर नारायण ही प्रत्यक्ष इस कलयुग के देवता है और वहां बैठ करके वो तपस्या करते रहते हैं। धीरे धीरे लोगों में कहीं ना कहीं जागृति आई है और उसका कहीं ना कहीं परिणाम है। जैसे अयोध्या की चर्चा आपने किया, काशी विश्वनाथ की चर्चा किया, जिस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर ये एक शुभ संकेत कह सकते हैं। पर व्यवस्था को लेकर के जिन लोगों ने चिंता जताई है, इस बात को हम लोगों को संज्ञान में रखना चाहिए, क्योंकि दो धाम अगर समुद्र में है, समुद्री तटों पर है, और दो धाम पहाड़ों पर है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मूलभूत अवधारणा है, सनातन धर्म की अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबको सुखी बनाना चाहते हैं, सबको निरोगी रखना चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। अगर हमारी ये मूलभूत अवधारणा है तो हम सब लोग जानते हैं अगर प्रकृति नहीं रहेगी, पहाड़ नहीं रहेंगे, वृक्ष नहीं रहेंगे, जल संरक्षित नहीं हो पाएगा, तो अगर ये सब संरक्षित ही नहीं होंगे तो फिर जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो इनको किसी तरीके से जल का भी संरक्षण करना है हम लोगों को पर्वत पहाड़ों को भी सुरक्षित संरक्षित रखना है। और एक बात और भी है, जैसे सरकारें बहुत पहले से गाइडलाइन तो करती हैं, पर अगर ऐसी स्थिति होती है कुछ भी कि संभालना मुश्किल होता है, तो निश्चित तौर पर उन व्यवस्थाओं के अनुसार कोई न कोई गाइडलाइन भी देना चाहिए और उसके मानक के अनुसार ही उनको उस समय जाने की अनुमति मिले या प्रवेश मिले। जैसे आपने कहा कि दर्शनार्थी नहीं होते, केवल भक्त नहीं होते, उस समय टूरिस्ट भी होते हैं जो केवल घूमने मौज मस्ती, तो एक कुछ मानक जैसे कुछ रखना, अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो उसको भी करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जानते हैं चारों धामों की जो बात है नवजोत जी, ये कोई सामान्य बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो मूलभूत अवधारणा में शंकराचार्य जी ने कहा उसमें चतुर्थ पुरुषार्थ है, और चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष के चारों प्रतीक हैं, चार युग के प्रतीक हैं, अनुबंध चतुष्टय के प्रतीक हैं। ऐसे ये एक केवल सामान्य चार धाम नहीं बनाया था बिल्कुल कि केवल यहाँ बहुत सही बात आपने कही। चंद्रांशु जी मैं लौटती हूँ, सती जी भी हमारे साथ है। देखिए, कहने को यात्रा के लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लोगों के पास सुविधाएं हैं, अपनी अपनी गाड़ियां हैं, लोग जाते हैं, लेकिन ये भी साथ ही साथ सती जी समझाइए कि ये क्या खुशी की बात है या चिंता की? क्योंकि अगर व्यवस्थाओं की पहले दिन बात की जाए, हमने देखा केदारनाथ में हाल क्या था, सही तरीके से लोग दर्शन भी नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, आज एक हादसा होते होते बच गया, हेलीकॉप्टर जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, ये तमाम ऐसी चीजें, रास्ते में लोग फंसे हुए हैं, लोग सही तरीके से दर्शन वहां पर नहीं कर पा रहे, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? निस्संदेह ये चिंता का विषय है। और जिस यात्रा की व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, उस यात्रा के लिए मतलब लगातार ये सुनाई देता है अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए कि प्रशासन तैयारी कर रहा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार बैठकों का सिलसिला चलता है, बैठकें होती हैं जिसको जिलाधिकारी फिर उसको अखबारों के माध्यम से कहते हैं कि यात्रा व्यवस्था की हम जो है बैठक कर रहे हैं और उसमें ये तय हुआ। और तब हम देखते हैं कि जैसे ही यात्रा की शुरुआत हो रही है और अफरा तफरी का आलम है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लोग ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लंबी कतारों में लोग हैं, और अभी तक जो है इसी यात्रा सीजन में अब ठीक बाकी रिकॉर्ड तो बन रहे हैं, लेकिन 42 से ज्यादा जो है 42 लोगों की अभी तक मृत्यु इसमें हो चुकी है। और जो है जगह जगह लोग जाम में फंसने के अलावा दर्शन नहीं कर पाना, लोगों का रात भर पंक्तियों में रहना, रजिस्ट्रेशन के बगैर भी लोग वहां पहुंच जा रहे हैं, ये सब जो अव्यवस्थाएं देखने में आई शुरुआत में, और उसके बाद भी जो उसको कंट्रोल करने के नाम पर जिस तरह की सख्ती ऋषिकेश में और बाकी जगह देखने को मिली, वो भी अपने आप में चिंता का विषय है। तो इसलिए जो है पूरी यात्रा व्यवस्था ही जिस तरह से सरकार उसको डील कर रही है, वो उसमें बहुत सारी खामियां हैं। बिल्कुल, चलिए किस तरीके से इन खामियों को दुरुस्त किया जा सकता है, ये अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों के लिए वाकई ये चिंता का विषय है। आलोक जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अब सवाल यहां पर यह है कि व्यवस्थाओं के बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? हम सरकार ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि हम सुगम दर्शन कराएंगे, दर्शन के लिए तो आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग हो रही है, बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पहाड़ों की चिंता कौन करेगा? जी, पहाड़ों की चिंता एक बहुत आवश्यक चीज है और उसके लिए डेफिनेटली सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। हाँ। और सरकार की जिम्मेदारी के साथ ही साथ जो हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी तो अपनी धरती को बचाने की है। हम लोग हिमालय जैसे क्षेत्र में रहते हैं तो वो जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका है, सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है
जिसमें एक तरफ तो सरकार अपनी सारी व्यवस्था को चाक चौबंद तो करे ही, साथ ही साथ एक आम नागरिक की जानकारी के लिए गाइडलाइंस जारी करे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे पहाड़ों पर इस समय अनिर्बाधित रूप से बहुत सारा निर्माण कार्य हो रहा है, वो चाहे बिल्डिंगें हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं यहाँ पर, और बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, आग लग रही है जंगलों में, बदले हुए पूरे पर्यावरण को देखते हुए आग लग रही है, और हमारा जो जिम्मेदारी के साथ इससे रिस्पॉन्स होना चाहिए इस समस्या का, वो नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लार्जर प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्स्ट भी न सिर्फ पब्लिक का है बल्कि सरकार का भी है। पर्यावरणविद हमें बताएंगे क्या करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उसके मुताबिक साइंटिफिक तौर पर हमें इस समस्या को सुलझाना चाहिए। जहाँ तक भीड़ के आने पर उनके रेगुलेशन का सवाल है, उसकी कैपेसिटी जो हमारी है उसके अंदर तो बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब कैपेसिटी जब बहुत ज्यादा लोग आते हैं तो वो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। यही समस्या है सर, बिल्कुल यही समस्या है। अब आप देखिए ये समस्या कितनी बड़ी है, कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, हम कह रहे हैं कि बहुत प्रगति की है उत्तराखंड ने, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हीं सड़कों पर बाइकर्स गैंग वहां पर जाते हैं, लोग जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, और वो सबसे बड़ी भीड़, इन्हीं वाहनों से निकलता हुआ धुआं पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। लोग अपने साथ साथ प्लास्टिक लेकर जाते हैं, फेंक तो आते हैं लेकिन वापस कोई नहीं लेके आता। सुभाष जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्या सरकार को एक जगह पर बैन नहीं लगा देना चाहिए, या सरकार कोई ऐसी शटल व्यवस्था की सुविधा नहीं कर सकती ताकि पहाड़ जब आप चढ़ने लगे तो आपकी गाड़ी नीचे खड़ी होगी और उसी शटल व्यवस्था से ऊपर जाए, उसमें तमाम चीजें मैनेज हो पाएंगी। उसमें पहली बात तो भक्त तो ज्यादा जा पाएंगे, उनको सुगम दर्शन हो पाएंगे, दूसरा है कि कम से कम पहाड़ों को तो बचाया जा सकेगा। बिल्कुल सही। वास्तव में पर्यावरण के लिए जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज्यादा हम लोग स्ट्रेंथन करें। जो व्यक्तिगत व्हीकल्स हैं उसको कम से कम जाने दें, क्योंकि एक गाड़ी में 1 या 2 लोग रहते हैं, और जबकि बड़ी शटल बस में हम लोग 10-15 लोगों के साथ ले जा सकते हैं, तो उससे धुआं कम निकलेगा और वो जगह कम छेकेगी। इसलिए जरूरी है कि हम लोग शटल व्यवस्था करें, और जो छोटी गाड़ियों आते हैं उनको ये जगह पर हम लोग कैंपों में रोक दें जो दूर तीर्थ स्थलों से काफी दूर रहे, जिससे कि ये हमारी भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो और धुआं ज्यादा नहीं निकले, तेल ज्यादा खर्च नहीं हो, डीजल नहीं हो, आदमी भी ज्यादा अलग अलग गाड़ियों में ना हो, जगह भी नहीं छेके हो। ये तो बहुत जरूरी है, हर पर्यावरण के लिए जरूरी होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया। एक बार आलोक जी से इसी पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। आलोक जी, स्थितियां जो हैं उस हिसाब से क्या इस पॉइंट पर विचार किया जा सकता है? हाँ, हमें वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट पे सोचना पड़ेगा। अब जैसे ये केबल कार होती है, केबल कार यहाँ पर कुछ जगहों पर लगाई जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा केबल कार लगाने की आवश्यकता है इस प्रदेश में, और उससे जो जोर पड़ रहा है सड़क पर वो डेफिनेटली कम हो। सती जी, एक राय इस पर आपकी लेना चाहूंगी, फिर चंद्रांशु जी महाराज के पास जाऊंगी। नहीं, वो तो ठीक है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो, ये सब हो, लेकिन जो है इन सबको देखने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था अभी जो है बिल्कुल शून्य है, वो है नहीं। और एक मंत्रालय जरूर हमारे पास पर्यटन तीर्थाटन को लेकर के है, लेकिन वो बिल्कुल काम करता हुआ जमीन पर दिखाई नहीं देता है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है, एक ही जो जिलाधिकारी है वो यात्रा की व्यवस्था भी देखता है और बाकी व्यवस्थाएं भी देखता है। और बहुत वर्षों से हम लोगों की मांग रही है कि यात्रा व्यवस्था देखने के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई, एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो बगैर इसके आप ये जो सुझाव हैं इनको अमल में कैसे लाएंगे? मतलब इनको जो है धरती पर उतारने के लिए, इनको प्रैक्टिकलाइज करने के लिए आपके पास जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। यानी मैन पावर की कमी आपको ये लग रहा है? नहीं, मैन पावर नहीं, व्यवस्था, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो व्यवस्था जो इसको इम्प्लीमेंट करे, वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली अभी हमारे पास अलग से यात्रा को देखने वाली व्यवस्था नहीं। अभी तो जो रेगुलर हमारे जो जिलाधिकारी हैं, डीएम है, वो ही सबको करते हैं। यानी आपका ये कहना है कि यात्रा के लिए एक प्रॉपर अलग से टीम होनी चाहिए, एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग से व्यवस्था होने की जरूरत। सुभाष जी कुछ कह रहे थे? हाँ, वास्तव में जैसे प्रयाग में जब कुंभ मेला लगता है तो वो एक मेला प्राधिकार
वहां रहता है। इस तरह से हरिद्वार में जब कुंभ मेला लगता है तो मेला प्राधिकार रखता है, उसी तरह से यहाँ भी कर देना चाहिए कि एक तीर्थ प्राधिकार हो जो इसकी विशेष रूप से व्यवस्था करे शुरू से लेकर अंत तक। हाँ, एक बार आलोक जी, क्या पॉसिबल है और क्या पिछले दिनों या पिछले सालों जब व्यवस्था को लेकर प्लानिंग होती है तो क्या इस बात पर विचार किया जाता है? आपको याद होगा आलोक जी, पिछले दिनों भी हमने इसी पे एक शो किया था, सेम बात जो सत्ती जी कह रहे हैं, ये बात हमारे उस दौरान पैनलिस्ट ने भी कही थी कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अलग टीम, अलग प्रशासनिक अधिकारी और एक अलग मंत्रालय के गठन की भी बहुत जरूरत है। ये हमारे प्रदेश की पहचान है, यहाँ की धार्मिक यात्राएं, इसलिए एक धार्मिक यात्रा को लेकर अलग से विभाग बनाने का आइडिया बहुत अच्छा है। इस पर अवश्य ही सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, चंद्रांशु जी महाराज, अब देखिए कि जब हम बात करते हैं राम मंदिर की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, काशी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अभी सुभाष जी ने प्रयागराज का जिक्र भी किया, जहां जहां भी कुंभ लगता है, मैं स्वयं होके आई हूं, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, चाहे वो साफ सफाई की बात हो या लोगों के स्नान की बात हो, हर जगह पर पूरा व्यवस्थित तौर पर जाता है। लेकिन हम इसको भी, इस बात को भी नकार नहीं सकते कि पहाड़ों पर चैलेंजेस भी बहुत हैं। सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करती है, टीमें बनाती है, लेकिन कमी कहां पर रह जाती है? अभी पूर्व डीजी साहब से सुन रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के ही पूर्व डीजीपी हैं, वहां के संस्थाओं के बारे में उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, उसके परिप्रेक्ष्य में कोई बात कह रहे हैं। जहाँ तक अयोध्या राम जन्मभूमि की बात है, यहाँ पर सुचारू रूप से लगभग 1.5 से 2 लाख पर डे दर्शनार्थी हैं प्रतिदिन, और वो इसलिए व्यवस्था सुव्यवस्थित चल रही है कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था पहले से ही, आज से नहीं, वर्षों पहले से ही उसके एसपी सुरक्षा, उसकी पूरी टीम, उसके पूरे अधिकारी, आला कमान सब पहले से अलग है। उनको जिले की अन्य व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता, उनको केवल वही देखना रहता है। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ जाना है और उन्हीं लोगों को लगा के पूरा काम सुव्यवस्थित रूप से इस यात्रा को चला सकती है। दूसरी एक बात और भी कहना, सब चंद्रांशु जी, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे, इसी पर एक बार मैं एक रिएक्शन जरा सुभाष जी आपसे लेना चाहूंगी। सुभाष जी, मैदानों में आप ही ने जिक्र किया कि आप प्रयागराज हो, क्योंकि चाहे हम अयोध्या की भी बात कर ले, इवन राम मंदिर बनने के बाद, लेकिन दोनों जगह चैलेंजेस अलग अलग हैं। अब बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं, युवाओं में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है कि वो भक्ति की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है, जाएंगे, लेकिन उनका भी भक्ति का अपना तरीका है। ये बात तो सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें चाहिए कि चूंकि यहाँ साल भर खास करके 6 महीने, 10 मई से जब कपाट खुलते हैं तब से 6 महीने तक चलता है यह तीर्थ, तो हमें चाहिए कि एक स्थायी व्यवस्था हो प्रशासन की, उसको हम लोग प्राधिकार नाम दें, तीर्थ प्राधिकार का नाम दें या दूसरा नाम दें, और जो निश्चित रूप से रेगुलर तैयारी करती रहे और जिला प्रशासन से सहयोग ले, पुलिस प्रशासन सहयोग ले, लेकिन मुख्य दायित्व उसी का रहे। पर वही बात है ना, सती जी यही बात तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कमी है लोगों की। सती जी, एक आखिरी कमेंट आपसे इसी पर, कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे पहाड़ों को भी हम सेव कर सकते हैं? देखिए, कोई भी सुधार के लिए आपकी पहली जरूरत तो यह है कि कंसर्न होना, यानी कि चिंता होना, और वो चिंता जो है हमको हमारे नीति नियंत्रणाओं में दिखाई नहीं देती। यहाँ की प्रकृति को लेके, यहाँ के वातावरण को लेके, उसकी जो संवेदनशीलता है उसको लेकर के, अब जिस तरह का निर्माण कार्य हम बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, ऐसी ऊंचाई वाली जगहों में, ऐसी संवेदनशील जगहों पर कर रहे हैं, उससे बचा जाना चाहिए था। 2013 की आपदा को हमने देखा जिसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, उससे हमको सबक सीखना चाहिए। लगातार बिल्कुल उससे सबक सीखना चाहिए। वक्त की कमी है सती जी, आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आस्था जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ पहाड़ को भी बचाना है। बड़ी बात और बड़ा सवाल यही है कि अगर पहाड़ बचेंगे तो हमारे तीर्थ रहेंगे।